Good morning to all of you and आज तो शायद सीपीटी था, so I'm sure you all will be a little bit, पता है ना, सीपीटी देने के बाद थोड़ा सा माइंड भी जब बड़ा टेंस सा रहता है, am I right? कल हमने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन ए डाइलेक्ट्रिक क्या होता है ना? तो आज मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, on similar lines. The question is very very similar actually. तो कुछ नया नहीं है उसमें, कोई नया कंसेप्ट नहीं है, just a little bit of mathematical tweak or other tweaking and you will get the answer. ठीक है ना? The question is that suppose I have a semicircular plate, metallic plate like this, and the other metal plate will be like this, obviously. So this is the semicircular metallic plate. और मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे करके एक डाइलेक्ट्रिक रखा, which is also semicircular. It's difficult to draw, but I hope you are getting it. ऐसे एक semicircular डाइलेक्ट्रिक भी रखा है ना? और इस पॉइंट पे पिवट है, यहाँ पे एक पिन टाइप का है मान लो, तो ये जो डाइलेक्ट्रिक है ना, इस पिन के अबाउट घूम सकता है, तो यानी पार्टली एंट्री एक्सिट भी कर सकता है। जैसा अभी देख लो पार्शियल एंट्री हो रहा है, अभी अगर पूरा और थोड़ा घूम जाएगा तो बिल्कुल पूरा फिट हो जाएगा इसके अंदर। Just like that. Maybe I can draw another view of it. So like the view will be like this somehow. कुछ ऐसे मतलब समझ जाओ बाकी। और मान लो डाइलेक्ट्रिक ऐसे है, यहाँ पे जो है ना ये पिवट किया। I don't know whether it is improving the view or it is making it more complex, but I hope you are getting the point. ये डाइलेक्ट्रिक है, पार्टली अंदर पार्टली बाहर है, और ये पिन के अबाउट घूम सकता है, ठीक है ना? ओके, क्रिश हैज आस्क्ड कि मुझे ये समझ में नहीं आया कल वाले में कि इंड्यूस चार्जेस का फोर्स सेम कैसे आ सकता है ऑल द टाइम, डायग्राम से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। एक्चुअली देखो, इट्स समथिंग लाइक दिस, दैट व्हेन इट इज एट द कॉर्नर, the induced charges are very less. तो therefore मान लो यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, तो ये नेगेटिव इसको ऐसे पुल कर रहा है, मतलब ये जो नेगेटिव है वो ऐसे पुश कर रहा है, और ये जो पॉजिटिव है वो ऐसे पुल कर रहा है, तो therefore there is a net component in this direction, तो फोर्स है। जब थोड़ा और अंदर चला जाएगा, ये देखो, तो इंड्यूस चार्जेस बढ़ गए, लेकिन ये जो एंगल था ना, है ना, लाइक दिस, लेट्स से ये ऐसे करके एंगल बनेगा ना, ये और ये थोड़ा सा लेटा हुआ, तो देखो एक नेट बना। अच्छा, इस बार फोर्स बढ़ेगा, तो लाइक लास्ट टाइम जो फोर्स था ना, लेकिन इस बार एंगल थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इट विल बी मोर लाइक दिस, सो द फोर्स विल इंक्रीज स्लाइटली बट द एंगल इज रिड्यूस्ड। तो इस तरीके से कुछ होगा मतलब, और ये भी देखो फिर एंगल थोड़ा और एडवर्स हो जाएगा, तो देयरफॉर the net will approximately remain the same. That's the point. ठीक है ना? एक्चुअली ये एकदम कॉर्नर होने के कारण बिल्कुल लेटा हुआ फोर्स है, और अभी थोड़ा अंदर घुस गया, तो कुछ फोर्स एक्चुअली इधर भी होगा, ऐसे कुछ ऐसे भी होगा, तो देयरफॉर इसका एंगल अब थोड़ा बढ़ जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा और बेटर डायग्राम ये ऐसे, यानी देखो पिछले बार से अगर देखोगे, बल्कि मैं छोटे छोटे एरो बनाता हूं, पिछले बार अगर कंपेयर करो तो ये कम फोर्स था, ये ज्यादा फोर्स, ये कम फोर्स था, ये ज्यादा फोर्स है, पर एंगल्स देखो बदल गया, तो मोटा मोटा जो है अब ये इससे ये तो नहीं हो सकता है ना, ये तो इससे नहीं हो सकता है कि ये प्रूफ कि हाँ सेम रहेगा, वो तो मैथमेटिकली पता चलेगा,
but this is some kind of the change when very small portion is inside and when a slightly larger portion is inside. ठीक है, देख लो. चलो, so that was the explanation for yesterday's situation. अभी तो मैं भी क्वेश्चन ये दे रहा हूँ, इसमें भी सेम चीज है. कुछ r रेडियस ले लो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन r ले लो और इसका रेडियस r ले लो और इसको कनेक्ट कर दो बैटरी से. कैपेसिटर प्लेट्स को बैटरी से कनेक्ट कर दो और ये r रेडियस है और ये डिस्टेंस d है दोनों के बीच का, है ना. क्वेश्चन इज फाइंड टॉर्क ऑन. तो कल हमने डिस्कस किया था फोर्स ऑन डायलेक्ट्रिक, आज हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन डायलेक्ट्रिक. गो अहेड. Go ahead and find it out. तो क्योंकि टोटल एंगल पाई है तो अगर इधर का थीटा होता तो इधर का पाई माइनस थीटा, एंड देयरफॉर द नेट कैपेसिटेंस विल बी. अब ये दोनों पैरेलल में होगा क्योंकि दोनों सेम प्लेट के बीच में है. ये वाला पार्ट डाइलेक्ट्रिक वाला, ये वाला पार्ट एयर वाला. तो डाइलेक्ट्रिक वाला कितना होगा ना, एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट a बाय d प्लस एप्सिलॉन नॉट a बाय d. So this is how it is. Now how much will it be? अब एरिया कैसे निकलेगा? देखो, अगर इसका एरिया देखते हो तो we know that for theta angle the area is basically half into r square theta, है ना. or you can say theta by in this case if you look at carefully, theta by 2 pi into pi r square, which is that same thing only, half r square theta. तो ये हो जाएगा half r square theta, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा into half r square pi minus theta. तो ये एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a by d और ये एप्सिलॉन नॉट a by d. ये हो गया एज ए फंक्शन ऑफ थीटा जो एरिया बनेगा. ठीक है ना, एज ए फंक्शन ऑफ थीटा जो एरिया बनेगा, सॉरी कैपेसिटेंस बनेगा, वो आ गया सी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा. अब पता है क्या होगा कि जैसे ही ये थोड़ा सा और एंट्री करेंगे बाय एन एंगल डी थीटा तो कुछ कैपेसिटेंस बदलेगा. तो लेट अस से कैपेसिटेंस इज चेंज बाय डीसी. तो हमने कल भी एनालाइज किया था और हम फिर से वही बोलेंगे, दैट इज हाफ डीसी, या इसको इस तरह से लिखो, दैट इज हाफ डीसी into v. There is a charge movement, है ना, into v square. तो ये आ गया एक्स्ट्रा एनर्जी इन द कैपेसिटर. बट उसके लिए चार्ज फ्लो कितना हुआ है, डीसी इनटू v स्क्वायर. ये हो गया वर्क डन बाय द सेल, ये v है. तो वर्क डन बाय द सेल इतना आ गया. उसमें से कुछ नेगेटिव वर्क डन हुआ क्योंकि वो जो टॉर्क है वो होल्ड कर रहा है इसको. तो माइनस टाउ डी थीटा इज इक्वल टू हाफ इंटू डीसी इंटू वी स्क्वायर. यानी जो टाउ आएगा वो आएगा, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू हाफ डीसी डी थीटा इंटू वी स्क्वायर. बस दैट्स इट, इज इक्वल टू हाफ. अब डीसी डी थीटा क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे, है ना. तो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट. तो थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं तो 1 आ जाएगा, आर स्क्वायर बाय 2d इसको आर स्क्वायर बाय 2d. या ठीक है, हाफ डीसी थीटा इनटू वी स्क्वायर प्लस इसको भी अगर थीटा से डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर बाय 2d इनटू पाई माइनस थीटा है तो इसलिए हो जाएगा -1, यानी एक -1. तो इज इक्वल टू और इनटू वी स्क्वायर ऑफ कोर्स.
इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर बाय 4d। 2 और ये 2d सब बाहर निकाल दे, एप्सिलॉन r स्क्वायर बाय 2d देखो बाहर जाए, इनटू एप्सिलॉन r माइनस 1 इनटू v स्क्वायर। देखो, so therefore torque is equal to this expression। ठीक है, तो ये आ जाएगा टॉर्क। और देखो एक चीज इंटरेस्टिंग, टॉर्क भी कांस्टेंट है ना? तो अगर मान लो इसमें भी ऑसिलेशन वगैरह निकालना है तो यू कैन गेट द सेम हियर आल्सो, इजंट इट? तो कैसे निकलेगा? देखो, मैं अगर इसको एक सॉलिड सिलेंडर मानता तो इन दैट केस अगर मान लो इसका मास सपोज m है, तो अगर हुक करते हो तो सॉलिड सिलेंडर का क्या होता है, मास स्क्वायर बाय 2। ये भी वही होगा क्योंकि इस बार आधा सिलेंडर है, लेकिन आधा सिलेंडर का मास है m है, इसलिए मास स्क्वायर बाय 2। So therefore this can be written as m into r square by 2 into alpha। तो देखो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी अल्फा हो जाएगा, 2a कैंसिल हो जाएगा, so it will become equal to epsilon naught by 2d into epsilon r minus 1 into v square। ये हो गया अल्फा। अब देखो, अगर मान लो इस डायलेक्ट्रिक को पूरा बाहर कर दो तो इट हैज टू एंटर बाय एन एंगल ऑफ पाई, तो मैं लिखूंगा पाई इज इक्वल टू हाफ इनटू अल्फा व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट बाय 2d इनटू एप्सिलॉन r माइनस 1 इनटू v स्क्वायर। ये पाई आ गया, ठीक है ना? ये अल्फा हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो फाइनली टाइम पीरियड क्या आ गया, 4 टाइम्स t। t इज इक्वल टू, ये 4 है तो बाहर आ जाएगा, पर चलो पहले अभी अंदर ही रखो, एंड दैट इज 4 पाई t, है ना, बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 इनटू v स्क्वायर। और केतव से इसकी एक बार सी कैसे है फिर से बता दो प्लीज। एक्चुअली पता क्या हुआ, सी में ना ये दो सेक्शंस पैरेलल में, एक डाइलेक्ट्रिक वाला और एयर कैपेसिटर वाला पैरेलल में, ये दोनों सेम प्लेट के बीच में, तो ये वाला हिस्सा अलग। अच्छा, इसका एरिया क्या होगा? एरिया हमें पता है कि होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, तो ये देखो हाफ आर स्क्वायर थीटा एरिया, और एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट बाय डी, डी तो डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, और जो बाकी एरिया है वो उसका एंगल पाई माइनस थीटा है, तो हाफ आर स्क्वायर पाई माइनस थीटा हो गया एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। इससे क्या हुआ, सी थीटा यानी कैपेसिटेंस ऑफ द थीटा पार्ट एंगल वाला पार्ट आ गया। बस आई थिंक उसके बाद तो खुद ही कर सकते हो, देख लो। चलो, ओके, now let's move on now. So that was another question that we did based on what we have done yesterday, and now we move on to the last concept that we're going to discuss in this, and that is about breakdown. Actually देखो होता क्या है कि there is something called as dielectric breakdown, है ना? There is something called as dielectric breakdown। अगर याद करके देखो, मैंने बताया था एक बार, is that कि जब lightning होता है तो क्या होता है, बिल्कुल एकदम से sudden rush of electrons हो जाता है through air। That's what we see, that's what lightning is all about, isn't it? अच्छा, I missed M। हाँ, वो हो सकता है एक्सप्रेशन में शायद M छूट गया होगा, दिस व्हाट आदित्य हैज जस्ट पॉइंटेड आउट, तो अपने आप चेक कर लेना, शायद टाइम पीरियड में M वाला पार्ट मिसिंग हो गया होगा, तो लाइक दैट यू कैन
Please cross check and verify. Chalo, well pointed out, Aditya. Okay, let's now move on to the next concept, and that is called as dielectric breakdown. Dielectric breakdown. Now, what do you mean by dielectric breakdown? पता क्या होता है? जैसे मान लो एक स्फीयर ले लो, अब इसमें मान लो चार्ज क्यू है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा? KQ by R स्क्वायर। और यहीं पे सबसे ज्यादा फील्ड होगी, ये मेटलिक स्फीयर है, तो सबसे ज्यादा फील्ड यहीं पे होगा KQ by R स्क्वायर। उसके बाद जितना आप दूर चले जाओगे तो ऑब्वियसली वो फील्ड डिक्रीजिंग होता है, तो इन होगा। अब यहाँ पे जो सराउंडिंग जो एयर है उसके भी मॉलिक्यूल्स है, तो याद करके देखो, मैंने बताया था ना वो मॉलिक्यूल्स पोलराइज करते रहते हैं, है ना? पोलराइज का मतलब क्या होगा कि अगर फील्ड इधर होगा, लेट्स से अगर फील्ड इधर है ना, तो जो उसका मॉलिक्यूल है जो कि पहले ऐसे था, अब वो ऐसे नहीं रहे, अब वो ऐसे नहीं होगा, अब वो हो जाएगा, देखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को फोर्स इधर मिल रहा है, वो मॉलिक्यूल ऐसे हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। यानी एक स्टेज आएगा, देखो, जब इलेक्ट्रॉन एकदम इस वाले स्फीयर के पास आ गया तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यानी ब्रेकडाउन, ठीक है ना? सो दैट इज द आइडिया बिहाइंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकडाउन, सॉरी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। मैं एयर को डाइलेक्ट्रिक ही मान रहा हूं, और अगर तुम एयर ना रख के कुछ और रखोगे तो वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कौन से पॉइंट पे होगा वो अलग होगा, बट कभी ना कभी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा। क्यों? क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब एटम ऐसे ना होकर ऐसे हो जाता है, जरा देखो इस पोजीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इज वेरी फार फ्रॉम इट्स ओन न्यूक्लियस एंड मे बी क्लोजर टू सम अदर पॉइंट। जैसे यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं, तो मे बी द इलेक्ट्रॉन इज कम क्लोजर टू द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द स्फीयर देन इट्स ओन न्यूक्लियस। ऑब्वियसली फिर ये इलेक्ट्रॉन इससे नहीं, इससे कंट्रोल होगा और खींच के उसके सरफेस पे आता है, ठीक है ना? दैट्स द आइडिया बिहाइंड व्हाट इज कॉल्ड एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ठीक है ना? अच्छा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है ना, उसका एक मिनिमम फील्ड होता है, या कह सकते हो कि मैक्सिमम फील्ड जो कि वो बर्दाश्त कर सकता है। सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज ई ब्रेकडाउन, यानी ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। वो अलग बात है कि उस ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड को करने के लिए सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज देना पड़ेगा, है ना? तो देयरफॉर कई बार क्वेश्चन पोटेंशियल के टर्म्स में भी आता है, इज दैट सपोज मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्फीयर रखता हूं और उस पे चार्ज है, और चार्ज बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, एक सर्टेन पोटेंशियल के बाद ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो कई बार उसको ब्रेकडाउन पोटेंशियल भी कहते हैं। तो देखो, यू कैन कोरिलेट ऑल दिस थिंग्स। अभी अगर मान लो ई ब्रेकडाउन दे रखा है ना, अगर मान लो ई ब्रेकडाउन दे रखा है, तो ई ब्रेकडाउन कितना होगा ना, इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R स्क्वायर, ये ई ब्रेकडाउन है नहीं? अब ई ब्रेकडाउन जब होगा तो उस समय Q कितना हो गया, फिर Q इज इक्वल टू ई ब्रेकडाउन इनटू R स्क्वायर बाय K। तो उससे हम ब्रेकडाउन पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देयरफॉर द ब्रेकडाउन वोल्टेज विल बी इक्वल टू KQ बाय कैपिटल R, और वो हो जाएगा K बाय R इनटू Q। Q इज ई ब्रेकडाउन इनटू R स्क्वायर, यानी ई ब्रेकडाउन इनटू R स्क्वायर बाय K, दैट्स इट। तो इज इक्वल टू ई ब्रेकडाउन इनटू R। तो ये हो गया ब्रेकडाउन पोटेंशियल फॉर दैट पर्टिकुलर स्फीयर। पर ये याद रखना, ये हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया सिर्फ स्फीयर पर केस के लिए नहीं है, ठीक है ना? सो इट्स लाइक दैट। अच्छा, अब आ जाओ कैपेसिटेंस के कंटेक्स्ट, क्योंकि एक्चुअली आफ्टर ऑल वी आर डिस्कसिंग कैपेसिटेंस एंड नॉट अ स्फीयर। कैपेसिटेंस में क्या होता है, in case of a capacitance also a similar thing will happen. Okay, in case of a capacitance also a very similar thing is going to happen. What is going to happen is that, listen carefully, let's say there's a capacitor plate, this is A, this is D, and let's say there's some dielectric, और उसका ब्रेकडाउन फील्ड दे रखा है, मान लो EVD। ये ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे ज्यादा अगर दोगे तो कैपेसिटेंस को हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे चिट्ठे उड़ जाएगा, चल जाएगा, व्हाटएवर दैट्स द लैंग्वेज यू कैन यूज। The question is, what will be the breakdown voltage for this capacitor? इसका मतलब समझो, इसका मतलब
इस वोल्टेज से ज्यादा कैपेसिटर को तुम नहीं दे सकते। दोगे इन दैट केस कैपेसिटर उड़ जाएगा, कुछ डैमेज हो जाएगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, कई बार आग भी लग जाता है, जल जाता है एक्सेट्रा। सो बेटर बी केयरफुल। वो कैसे निकालो? तो हमें पता है कि E इज इक्वल टू VB बाई डी। ये अगर डी है तो दैट इज E इनटू ब्रेकडाउन, दैट्स इट। तो वोल्टेज ब्रेकडाउन कितना होगा? मैक्सिमम जो the maximum voltage that this capacitance can tolerate. So this is the maximum potential difference that the capacitance can withstand. Is VBD, that is breakdown voltage, and that will be equal to breakdown electric field into E. Okay, so these are the various elements of what exactly happens during breakdown. अब इसके ऊपर क्वेश्चन, सपोज मैं कहता हूं, ठीक है ना, सपोज मैं कहता हूं कि एक मेरे पास सेट ऑफ कैपेसिटर प्लेट्स है, कैपेसिटर है बेसिकली, जिसका ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया हुआ, ठीक है ना। तो मेरे पास मान लो एक ऐसे कैपेसिटर है जो कि जिसका वोल्टेज ब्रेकडाउन है सपोज 10 वोल्ट है। Excuse me, just give me a moment. Okay, so what I was saying was that let's say the breakdown voltage of a capacitor is 10. ठीक है, मैं चाहता हूं to make a capacitance equal to, and the capacitance is given suppose 6 microfarad. So you have many capacitors which are having this. This is the feature. Suppose you have to make a capacitance of, let's say 24 microfarad, or maybe a little more. Let's say 48 microfarad. ये तुमको चाहिए. Suppose we need this, and to withstand a voltage given by 30 volt, yeah, maybe 50 volt. Okay, find number of capacitors required. Go ahead. That's the question. Chris has asked कि क्या ये atom के E लेने से हुआ क्या? See, that's like going too deep. Okay, इतना deep में मत जाओ, because that will be more complex, because atom के ही सिर्फ नहीं, atom के spacing, number of atoms, मतलब बहुत सारी चीजें. Let's not go into that. The main idea is that as you go on applying electric field, so the atom goes on getting distorted. So a stage comes when the distortion is so high कि एक न्यूक्लियस अपने ही इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाता, वो छिटक के चला जाता. That is breakdown in brief. वो एटॉमिक लेवल पे जाके किस तरीके से डिटेल्स एनालाइज करना है, मैंने एटॉमिक लेवल पे ही वैसे तो बताया, बट फिर भी इतना डिटेल में जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एटम इज नॉट अ वेरी सिंपल कांसेप्ट, है ना. इट्स नॉट जस्ट वन प्रोटॉन एंड वन इलेक्ट्रॉन एंड देन वी डिस्कस. It's like atom is circulating, the electron is circulating, so it's more complex. It's like difficult to make a detailed comment. It's an overall assessment or general comment that I made. So anyway, so let's start. First of all, एक कैपेसिटर मैक्सिमम 10 विथस्टैंड कर सकता है. तो अगर तुमको 50 अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इन दैट केस तुमको 5 तो रखना पड़ेगा, ऐसे 5 रखने पड़ेंगे, ठीक है ना. ऋषभ जाने से कि नहीं ये 200 होगा, जो क्योंकि मैंने मिनिमम पूछा है, तो अगर मान लो 40 और 200 दोनों में पॉसिबिलिटी होगा, इन दैट केस तो 40 का आंसर सही होगा, या डिपेंड करता है, हो सकता है इससे भी कम होते. तो you get 5 capacitors. Now why? Because if you apply 5 capacitors and I apply voltage of 50, capacitor series में क्या होता है, voltage divide हो जाता है. So then only this will be 10 volt, this will also be 10 volt, this will also be 10 volt, and so on. इस तरीके से बनता जाएगा 10 volt के multiples.
ठीक है. Now what does it lead to? तो each capacitor is 6 mu amp. यानी ये हो जाएगा कितना? बस 6/5 में. ठीक है, 6/5 में, है ना. सो मैं आज के आपने सीरीज में क्यों लिया? कि देखो मैं ऐसे तो कैपेसिटर यूज कर ही नहीं पाऊंगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. क्यों? 50 वोल्ट लगाओगे उड़ जाएगा, क्योंकि 10 वोल्ट से ऊपर बर्दाश्त कर नहीं सकता. ब्रेक डाउन वोल्टेज दे रखा 10 वोल्ट. तो पहले एक 50 वोल्ट को विथस्टैंड करने के लिए ये तो चाहिए ही चाहिए, उसका तो कुछ नहीं कर सकते. अब देखो 6 को मुझे बनाना है 48, 6 को मुझे बनाना है 48, है ना. तो एक तरीका तो ये कि इसी को 8 into 5 40 लगा, उससे क्या होगा? यानी ऐसे एक लाइन पे तो आ गया है 6/5, है ना. एक लाइन पे 5 है और एक एक का 6 है और 1 2 3 4 5 है, तो यानी एक एक का हो गया 6/5, है ना. तो अगर मैं ऐसे 40 रोज लगा दूंगा इस तरीके से, तो then it will become what? 5 into 6 and then 48, तो आगे 48. So therefore 40 rows must be there. ऐसे एक रो में अगर 5 है, ऐसे 40 रोज चाहिए होगा. तो therefore I think शायद अरियंत ने भी सही आंसर दिया और ऋषभ ने भी सही आंसर दिया और सक्षम ने भी सही आंसर दिया. Because my question was not number of rows, my question was minimum number of capacitor. तो वो क्या होगा? 40 into 5, and that is equal to 200 capacitors. So in this case, the minimum number of capacitors which will be required will be equal to 40 rows में एक एक रो में 5 कैपेसिटर each. That's it. ठीक है. Okay. So that was about your finding out the number of capacitors. What is current? है ना. So our discussion today is on, or rather we just starting the discussion on current, electricity. तो करंट लिस्ट में कैसे ना, लेट अस से देयर इज अ रिजर्वॉयर. तो बाय द वे करंट लिस्ट में करंट का डेफिनेशन क्या है? I, that is equal to charge flow per unit time. तो अगर मान लो करंट मतलब बदलता जाता है बार बार, दैट इज या इवन जनरल आल्सो इज इक्वल टू dq/dt. अगर I एवरेज वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा q/डेल्टा t. लेकिन अगर मान लो यूनिफॉर्म है तब तो कोई दिक्कत नहीं. अगर यूनिफॉर्म है तब तो इन दैट केस I इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू I एवरेज इज इक्वल टू q/t भी है और डेल्टा q/डेल्टा t. It all depends on the situation. तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ करंट है. That is rate of flow of charge. तो ये करंट का जो डेफिनेशन अगर हम चलते हैं, in that case it is rate of flow of charge. बेसिक डेफिनेशन. अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ स्ट्रेट अवे टू बिगिन द डिस्कशन फॉर द डे, एंड दैट इज, ठीक है. सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक रिजर्वॉयर है, चार्ज रिजर्वॉयर, यानी जो चार्ज को होल्ड कर, और इसका चार्ज एट एनी टाइम है सपोज क्यू, वेरिएबल चार्ज है, और वो क्यू है. अच्छा, और वो कनेक्टेड है कुछ बाहर के सर्किट वर्किट से जो भी है. तो मैं यहाँ पे एक ए पॉइंट दे देता हूँ, एक बी पॉइंट दे देता हूँ, है ना. और मेरा सवाल ये है कि सपोज जो क्यू है वो गिवन है एज 3t² माइनस 24t, ये गिवन. अब तुमको करंट बताना है और डायरेक्शन बताना. अब डायरेक्शन कैसे बताओगे ना, राइट या लेफ्ट. ठीक है, ध्यान रखना. तो R फॉर राइट
और L हो गया फॉर लेफ्ट। ठीक है, at t is equal to 0, this t है ना, this is a current, t is equal to 0 पे करंट, फिर 1 सेकंड पे, फिर 2 सेकंड पे, फिर 4 सेकंड पे, 10 सेकंड पे और 20 सेकंड। So quickly now find out the values of current and the directions in each case. जल्दी करो। ठीक है, go ahead and quickly find out the value, that is the magnitude and direction of current. Quickly, one answer till now. अभी तक एक आंसर आया सक्षम के, एक केतव के भी आए हैं, and there is 24 amperes left, फिर 18 ampere left, फिर 12 ampere left, फिर 0, फिर 36 ampere right, 96 ampere right. Exactly the same answer has also come from Saksham as well. चलो ठीक है, let me analyze. Obviously I will be equal to dq/dt, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ वेरिएबल है और इसका चार्ज वेरिएबल है, तो therefore I is equal to dq/dt and that is equal to 6t minus 24. तो अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो राइट लेफ्ट तो हम वैसे बता ही रहे हैं, तो डायरेक्शन तो बता ही रहे हैं, इन दैट केस प्लस माइनस लेने कोई सेंस नहीं बनता है, तो हम इसको मॉड लगाते हैं, है ना। तो अब अगर मैं पुट करता हूँ t इज इक्वल टू 0 पे तो 24 एम्पीयर, t इज इक्वल टू 1 पे 18 एम्पीयर, t इज इक्वल टू 2 पे 12 एम्पीयर, 4 पे 0 एम्पीयर, 10 पे 36 एम्पीयर और 20 पे 96 एम्पीयर। चलो, all fine, but you know in this case the direction is very interesting. ये जितने भी डायरेक्शन तो उन्होंने लिखा है ना, दो ही जनों ने दिया है, बस तो एक सक्षम ने दिया और एक केतव ने दिया, फिर डायरेक्शन में गड़बड़ है, ठीक है ना, डायरेक्शन दोनों ने गड़बड़ दिया, बाकी तो सही। अब डायरेक्शन में थोड़ा समझो, see what do you mean by dq/dt negative? dq/dt negative का मतलब समझो, dq/dt नेगेटिव का मतलब इस बॉडी के पास जो चार्ज है वो डिक्रीजिंग है। अब ये बॉडी है, इसका चार्ज है वो डिक्रीजिंग है, तो जाएगा कहाँ? एक ही रास्ता है, इस तार के थ्रू, इस तार के थ्रू चला जाएगा। यानी जब dq/dt नेगेटिव होगा तब इस स्फीयर में से जो रिजर्वॉयर कह रहा हूं मैं, उसमें से चार्ज निकलेगा, क्योंकि एक बॉडी का चार्ज डिक्रीज कब करता है? जब उसमें से निकल जाता है। और जब dq/dt पॉजिटिव होगा, इसका मतलब क्या है? उसका चार्ज बढ़ रहा है, यानी चार्ज कहीं से आ रहा है, एक ही जगह से आ सकता है। तो देयरफॉर dq/dt जब नेगेटिव होगा तब हम बोलेंगे इसको एज राइट, और जब dq/dt पॉजिटिव होगा तब हम इसको बोलेंगे एज लेफ्ट। ये ठीक है ना, दैट्स द पॉइंट। देख लो अच्छे से, तो देखो ये जितने भी पॉजिटिव आया है ना, जितने भी पॉजिटिव आया है, मतलब इनिशियली तो नेगेटिव आया है, तो ये एक्चुअली हो गया टुवर्ड्स द राइट, ये भी राइट, ये भी राइट, ये तो खैर जीरो है, छोड़ दो, ये लेफ्ट और ये लेफ्ट। क्यों? क्योंकि उसके बाद dq/dt पॉजिटिव है, dq/dt पॉजिटिव है तो इसका चार्ज बढ़ेगा, इसका चार्ज कैसे बढ़ सकता है? तो यानी आना पड़ेगा ऐसे। तो इसमें इंटरप्रिटेशन जो है उन्होंने इनिशियली उल्टा कर दिया। चलो ठीक है, रेस्ट इज आई थिंक फाइन, है ना, ठीक है। चलो लेट्स नाउ प्रोसीड विद द आइडिया ऑफ करंट। अभी करंट चार्ज वर्सेस टाइम के जो ग्राफ होता है उसके स्लोप से भी निकलेगा,
So there's another way of current finding out current. Okay. Okay, there's a, the other is that Q versus T ग्राफ का जो स्लोप होता है, that is also current. मान लो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे जो स्लोप है ना, थीटा, so I will be equal to at this point, whatever the time is, tan theta. There is another way of doing it, है ना? अच्छा, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ is that suppose I say that there is a circle here with a radius of suppose radius, I mean it is a distance of 20 centimeter and a circle of radius 10 centimeter. So this is Q, this is T. So initially there is no charge. Initially there is no charge. And this is a semicircle. So the way the charge is varying is that 0, 0, 0, 0, 0 till 10 centimeter. Okay. And circle of radius equal to 10 centimeter. So obviously वो कहने की बात है, but actually कहना कि ये 20 seconds है. तो T के हिसाब से तो यानी ये 20 सेकंड लगा लो और रेडियस लगा लो इसमें इक्वल टू 10 सेकंड के मैग्नीट्यूड के बराबर, है ना? सो दैट्स व्हाट द केस इज. ठीक है? सो द क्वेश्चन इज दैट where या when is I instantaneous equal to I average. Obviously this is 10 coulomb. This is a semicircle. It's given. S means second here. So we have asked S क्या है? Second. तो 10 सेकंड बाद चार्जिंग अब शुरू होता है और ये पूरा सेमी सर्कल का ट्रैक फॉलो करता है इस तरीके से. So when is the instantaneous current equal to average current? That is the question. Yeah, what's the answer? There is the answer and that has come from Bhappya, that is T is equal to 20 seconds. Okay, और कोई किसी का कोई आंसर है? Carefully, what is happening is that in this entire duration the current is actually zero. In this entire duration actually the current is zero. Why? Because तो इस पूरे इंटरवल में तो है ही कि इंस्टेंटेनियस लो एवरेज लो सब तो जीरो ही है, तो इसलिए आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड सेंसिबल आंसर. वैसे अगर क्वेश्चन के हिसाब से चलूं तो इन दैट केस तो ये पूरे रीजन सेटिस्फाई कर, बट आई डोंट थिंक दैट्स द रीजन दैट वी आर रियली मीनिंग. एवरेज करंट कैसे निकलता है? The average current निकलेगा by joining the 2 points from here. Let's say if I want to find out that, let's say at this point, if I want to find out the average current, तो कैसे निकलेगा? It is the slope of this line. So at this point, if you look at, if this is suppose theta, then tan theta is equal to I average. But what is tan theta? Joining from origin to that point. तो अगर मैं इस पॉइंट का, इस टाइम का, जो भी टाइम होगा, आई डोंट नो क्या टाइम होगा, इस टाइम का अगर एवरेज करंट जानना चाहते हो तो क्या करूंगा? ओरिजिन से उस पॉइंट को ज्वाइन करो, तो वो जो लाइन होता है उसका जो थीटा होता है उसका tan थीटा हो जाएगा एवरेज करंट. ठीक है? और अगर उस समय इंस्टेंटेनियस करंट चाहिए तो क्या करेंगे ना, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए फिर उसी ग्राफ पे स्लोप बनाएंगे, तो वो ये वाला थीटा, तो लेट्स से फाई है
यानी tan phi is equal to I instantaneous। तो अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, अगर मैं इस पॉइंट को देखता हूं, यानी I एवरेज अलग है और I इंस्टेंटेनियस अलग। आई थिंक दैट्स क्लियरली विजिबल। यानी अगर तुम चाहते हो कि I इंस्टेंटेनियस और I एवरेज सेम हो, इन दैट केस क्या करना पड़ेगा, तुमको यही से ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा लाइक दिस। उससे क्या होगा ना, ये एक ऐसे पॉइंट होगा जहां पे अगर I एवरेज देखो तो भी यही लाइन आएगा, और क्योंकि ये टेंजेंशियल है तो I इंस्टेंटेनियस देखो तो भी यही आएगा। दैट्स द पॉइंट दैट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब ये फिगर ज्यादा कंजेस्टेड होगा, इसलिए मैं दोबारा बना रहा हूं। द फिगर विल बी समवॉट लाइक दिस। ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ठीक है ना। ये आई सॉरी ये चार्ज है और ये टाइम है, तो ये वाला पॉइंट मुझे निकालना, बेसिकली टेंजेंट। तो एक्चुअली द क्वेश्चन इज आस्किंग दिस टाइम, ये टाइम पूछा जाता है ना। तो हमें पता है कि अगर टेंजेंशियल है तो यानी इस सर्कल से भी तो 90 डिग्री होगा, होना पड़ेगा। तो दिस इज 90 डिग्री। अब मुझे नहीं पता ये कौन सा है, लेकिन इतना मुझे मालूम है। अच्छा ये तो दिया हुआ है 20, तो दिस इज लाइक 20। टी मुझे नहीं पता क्या है ना, आई डोंट नो दैट टी है। लेकिन इतना मुझे मालूम है कि ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है ना, उसमें उसमें ये रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, दैट इज गिवन, है ना, रेडियस 10। तो लाइक ये 10 मुझे मालूम है, ये 20 मुझे मालूम है, और ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, तो इसलिए ये भी मुझे मालूम है। कितना होगा ना, √120 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 400 माइनस 100 तो 300, और 300 अगर होगा तो दैट केस उसका रूट अंडर ले तो 10√3। सो दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, दिस इज 10√3। क्या इतना जरूरत नहीं था, बट फिर मैं कर रहा हूँ। अच्छा अब देखो एक चीज और, ये जो क्या बोलते हैं यू नो ट्राइंगल है ना, ये जो ट्राइंगल है मतलब कई तरह से कर सकते हो, जैसे सिमिलैरिटी से भी करके दिखा देता हूँ। ए बी सी और इसको डी लिख, तो वी नो दैट ट्राइंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अगर ए बी सी में से निकालना चाहूं, बल्कि ए बी सी ना निकाल ज्यादा अच्छा है, क्या काम करो हाइट निकाल ही लेता हूँ, थोड़ा फायदा हो जाए। एरिया क्या है ना, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, तो 10√3 इंटू 10 is equal to same as half into base. Now base is what, 20, the center तक 20 दे रखा, into altitude इसका h ले लेता हूँ, into h, तो हाफ हाफ कैंसिल, 20 का एक 10 कैंसिल, तो h is equal to 5√, ये आ गया 5√। ठीक है, और अगर सिंपल ट्रिगोनोमेट्री से करना चाहते हो और आसान है, यहाँ पे अगर तुम एंगल लेते हो तो tan थीटा विल बी 10/10√3 यानी 30 डिग्री। दैट्स इवन सिंपल, है ना। अब मैं अगर इसको निकालना चाहता हूँ, अगर मान लो सिमिलैरिटी के बाद पाइथागोरस थ्योरम लगा, कितने क्या वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट, और वो है 10√3 का स्क्वायर माइनस 5√3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू 10√3 होल स्क्वायर माइनस 5√3 होल स्क्वायर का अंडर, whichever one you are really willing to use, है ना। और अगर वैसे देखते हो ये cos होगा तो √3/2, है ना, तो that means what, 15 seconds, so this will become 10√3 cos, this is 30 डिग्री। अगर सिमिलर ट्रायंगल से करना चाहते तो ये तरीका हो गया, है ना। और अगर ट्रिगोनोमेट्री से करना चाहोगे तो 10√3 cos 30 डिग्री यानी 10√3 into cos 30 डिग्री, so that's equal to 3। यानी किस टाइम पे होगा, ये हो जाएगा at t is equal to 15 seconds। That's the answer to the question। ठीक है ना। चलो, so like that's the idea behind average current and instantaneous current and how to correlate। अगर मान लो इसको अलजेब्रा से करना चाहते हो, it's your choice,
और अगर ट्रिगोनोमेट्री से करना चाहते हो तो इट्स योर चॉइस, जिसमें जैसे जब जब जिसमें फिट होगा। मैंने दोनों से ही दिखा दिया, ठीक है ना। एंड यू नेवर नो व्हिच वन विल फिट मोर इन व्हिच क्वेश्चन, जस्ट दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ यू नो as much as possible methods। यानी आंसर कितना हो गया ना, t 15 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस और एवरेज का वैल्यू बराबर, ठीक है। So that was about your basic definition of current and also about average current। I think Shreyashi and Ansh had given the right answer। उसके पहले आर्यन जैन ने भी राइट आंसर दिया, एंड सो ऑन। चलो एनीवे, लेट्स मूव ऑन नाउ फ्रॉम करंट। नाउ वी मूव ऑन टू द रीजन व्हाई करंट फ्लोस, एंड दैट इज वोल्टेज, ठीक है। तो अगर याद करके देखो, हमने किरचॉफ्स लॉ करा था कैपेसिटेंस के कंटेक्स्ट। आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ देखेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ करंट। अब कैसे, तो देखो रूल तो वही है। क्या एक काम करो, पहले जंक्शन लॉ, पहले जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्या है? मीन्स टोटल इनकमिंग करंट is equal to total outgoing। जितना करंट आएंगे उतने करंट जाएंगे। इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? ऑब्वियसली चार्ज कंजर्वेशन। सो इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन। तो मान लो अगर इसमें, अच्छा इसमें हम लोग करते क्या है ना, हम लोग जनरली जितने भी रेजिस्टर्स रहता है ना, मान लो 5 रेजिस्टर्स, इसमें कितने दिया है? 1 2 3 4 5, 5 लिया है ना। तो एक काम करो, 4 को इनकमिंग कर। See, in general, the question is an unknown one. We don't know what current is flowing in which branch or which wire. So generally, we have to assign some current and then proceed forward, just like what we did in capacitors, where we assigned charge on capacitor, then went forward. ये हमने किया था, इसमें भी ऐसे करेंगे। तो let us say incoming current I1 है यहाँ, इसका incoming current I2 है यहाँ पे, इसका incoming current I3 है यहाँ पे, इसका incoming current I4 है। ये से सारा तो अपने incoming कर दिया ना। यही रूल हम लोग फॉलो करते जाए। अगर 5 वायर्स है तो 4 में इनकमिंग कर दो जो मर्जी, और 5वें में वो सारे करंट को निकाल दो। देखो रियलिटी में क्या हो रहा है, आई डोंट रियली बॉदर। व्हाई? बिकॉज़ जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को यूजिंग फर्दर किरचॉफ्स लॉ, तो भी किरचॉफ्स के जंक्शन लॉ, तो दिस इज आल्सो कॉल्ड एज किरचॉफ्स करंट लॉ। सी इज फॉर करंट। इसके बाद आएगा केवीएल, बिकॉज़ दैट इज वेयर द फंडामेंटल इक्वेशन इज फॉर्म। केवीएल को यूज कर। तो करंट लॉ यानी जंक्शन लॉ क्या कहता है? टोटल करंट इन अ जंक्शन हैज टू बी जीरो, यानी टोटल इनकमिंग करंट हैज टू बी टोटल आउटगोइंग करंट, यानी जितना आएंगे उतने जाएंगे। I1 plus I2 plus I3 plus I4, यानी इनकमिंग करंट हो गया I1 I2 I3 I4, और आउटगोइंग करंट हो गया I1 plus I2 plus I3 plus I4। सिंपल। तो ये होता है इसका असाइनमेंट वाला स्टेप, कि इतना असाइन करो। और जो वोल्टेज वाला है वो तो ऑलरेडी तुम लोगों ने कर रखा है, ऐसे कोई नया तो कुछ नहीं बताऊंगा मैं, तो वही मैं रिपीट कर देता हूँ फटाफट। पहली बात तो, अगर मान लो ऐसे जा रहे हो और वोल्टेज V है, वी राइट एज प्लस V। सेकेंड, अगर कैपेसिटर है और अगर ये माइनस प्लस है Q, कैपेसिटेंस C है और इधर जा रहे हो, ये हो जाएगा प्लस Q बाई C। व्हाई? बिकॉज़ यू आर गोइंग फ्रॉम माइनस प्लेट टू प्लस प्लेट, यानी लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हो। थर्ड, सपोज यू आर गोइंग थ्रू अ रेजिस्टर और करंट इस दिशा में जा रहा है, रेजिस्टेंस R है, और तुम इस तरीके से जा रहे हो, so we are going let's say in this direction, and then the potential difference will be minus IR। माइनस है, क्यों? Because current flows from higher to lower potential, और हम भी हायर से लोअर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल तो घटा ना, इट इज डिक्रीजिंग ना, so that's why it is minus IR difference।
ठीक है. So the potential difference in this case will be IR, यानी it will decrease by IR, which is what ना minus IR. ठीक है. चलो, so that's about your brief of Kirchhoff's law. Let's quickly use this in case of a cell. ठीक है. And also about series and parallel. Series parallel तो already मालूम ही है, तो उसमें क्या आप नया कुछ बताएंगे, है ना? That you already know. The only thing that we will talk about in series parallel is that series में देखो current same रहेगा. So I is same. V gets divided. This is series. So you have V is equal to V1 plus V2 plus V3 plus whatever. You have V1, you have V2, V3, etc. This is actually V. Okay? So V is equal to V1 plus V2 plus V3, etc. Okay? Okay. Now that also leads to what? Y R equivalent is equal to R1 plus R2 plus etc. Or all resistors are same, if each resistance R1 is equal to R2 is equal to whatever R0, in that case R equivalent will be N times R0. This is also very obvious. अच्छा, अगर एक सीरीज रेजिस्टर में अगर किसी का वोल्टेज ज्यादा है तो VI अगर ग्रेटर देन VJ है, that means RI must be greater than RJ. So we can have the ratio of VI by VJ is equal to RI by RJ. यानी अगर मान लो ith रेजिस्टर और jth रेजिस्टर को कंपेयर कर और उनके वोल्टेज रेशियो निकाल, तो दैट केस क्या होगा? The voltage ratio will be same as resistance ratio. Simple facts, I mean. And no need to say that R equivalent will be larger than the largest. So R equivalent is greater than R largest. That's one more statement. And also अगर मान लो दो रेजिस्टेंसेस रहता है ऐसे करके, और मान लो अगर इसमें तुम V वोल्ट लगाते हो और इसका अगर वोल्टेज V1 होता है रेजिस्टेंस R1 का और रेजिस्टेंस R2 का सपोज V2 होता है, in that case we know that the current is equal to what? V by R1 plus R2. So that's correct. So the voltage V1 will be I into R1, यानी R1 by R1 plus R2 into V, and V2 will be R2 by R1 plus R2 into V. अच्छा, ये एक चीज ऐसा है जो कि हमने कैपेसिटेंस में भी बताया था कि इंपॉर्टेंट, इन द सेंस कि ये हम लोग कई बार यूज करते हैं कि अगर सीरीज होता है तो जो वोल्टेज होता है वो डिवाइड हो जाता है इन द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस, इसलिए R1 by R1 plus R2 into V होता है और दूसरा R2 by R1 plus R2 into V होता है, with resistances in sequence being R1 and R2. Yeah. So this is in brief about resistors in series, because we are almost reaching the fag end of the time. So like let's not proceed forward. हमने जस्ट अभी करंट रेजिस्टर वाला स्टार्ट ही किया है, तो एक काम करेंगे, कल जो है ना क्लास का स्टार्टिंग कर देंगे विद द डिस्कशन ऑन द सीपीटी. पहले वो करेंगे एंड पोस्ट दैट वी विल कंटिन्यू विद आवर. मुझे नहीं लगता सीपीटी में कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन का कुछ है. Quite possibly we'll do it maybe a little fast, I mean. And next after that, once the CPT discussion is over, we'll move on to parallel resistors, and then we'll move on to situations. क्योंकि parallel resistor में कोई ज्यादा नया कुछ तो है नहीं. You already done in 10th, I mean, so like one or two fine points that we'll just discuss, and post that we will be discussing more topics of current electricity. Okay? I hope you must have observed these points. I mean, similar points we've already discussed in capacitors in series parallel. So nothing very new as such, but yes, specific to a resistor, what all things happen has been listed here and here. So I'm sure you must have noted one or two more important ones. Fine. चलो आज के लिए इतना ही करते हैं. We will carry on tomorrow with the CPT and also with something new on the chapter of current relation. ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही. Have a good day. Enjoy yourself. Bye bye. Bye.
हाफिज।